Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun, and I'm here to discuss the question of the day. So this is the question of the day and this is our 14th day. The question is of the topic center of mass and it says a long thin pliable carpet is laid on the floor. One end of the carpet is bent back and then pulled backwards with constant unit velocity just above the part of the carpet which is still at rest on the floor. Find the speed of center of mass of the moving part. What is the minimum force needed to pull the moving part if the carpet has unit length and unit mass? ऑलराइट, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर के 1 ये एक्चुअली क्या दी हुई है डायग्राम में, ये लेंथ ऑफ द कार्पेट है जो कि यूनिट है और ये जो टिप है इसे पकड़ के खींचा जा रहा है टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड वी कैन से, है ना, यूनिट वेलोसिटी है तो वी कैन से 1 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, तो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचली ये जो लेंथ थी ग्रीन वाले कारपेट की ये थी 1 मीटर, लेंथ अभी भी 1 मीटर है लेकिन इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, इसे हम लोगों ने फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर रख दिया और ये जो टिप है इसे खींच रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड से जैसा कि ये सवाल में गिवन है। मैंने यूनिट ऐसा यूनिट ले लिए क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल में बस यूनिट दिया हुआ था। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि सवाल एक्चुअली कहना क्या चाहता है ना। सवाल में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर इस टिप को 1 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है तो बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग कह सकते हैं चाहे कोई भी पॉइंट को इस मूविंग पार्ट में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो पूरा का पूरा मूविंग पार्ट है ये एक्चुअली मूव कर रहा है कितने से 1 मीटर पर सेकेंड से। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो ये पूरा का पूरा मूविंग पार्ट जो है ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अगर इसका मास नहीं बढ़ रहा होता तो मैं डेफिनेटली कह देता कि सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल बीचों बीच आएगा और उसकी स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर हर मोमेंट पे कुछ पार्ट जो है इस रुके हुए कारपेट का वो अब इसे ज्वाइन कर ले रहा है। तो अगर पीछे से कुछ पार्ट आकर के ज्वाइन कर ले रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास को ये जो मूविंग पार्ट का है ये इस एक्स्ट्रा पार्ट के जुड़ने से क्या होगा, थोड़ा पीछे खिसकेगा लेकिन साथ ही साथ इस मूविंग पार्ट के आगे बढ़ने के कारण आगे भी मूव करेगा। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड तो नहीं रहेगी क्योंकि एक इफेक्ट उसमें और किसका आ जा रहा है, जो पीछे से कुछ मास एक्स्ट्रा जुड़ रहा है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो ये 1 मीटर पर सेकेंड उसे क्या कर रहा है, अभी भी आगे की तरफ ले जा रहा है। सो वी कैन सी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वुड बी समथिंग एल्स बट इट विल नॉट बी 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। सबसे पहली चीज आप यही समझिए, यहां पर काफी लोग गलती करते हैं, आपको ये चीज नहीं करनी है ना। अगर ये टिप मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से तो इसका मतलब ये जो एंटायर मूविंग पार्ट है ये भी मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। मान लीजिए कि मैंने किसी इंस्टेंट पर ये कहा कि ये जो टिप है वो इस ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। ओरिजिन मैंने किसे लिया, ये कारपेट की टिप जब बिल्कुल फ्लैट यहां पर थी, जब पूरा का पूरा कारपेट रुका हुआ था तब ये जो टिप है वो यहां पर थी, तो उस ओरिजिनल जगह को मैंने ओरिजिन कहा है। मान लेते हैं कि ओरिजिन से इस मोमेंट पर जो टिप है वो x डिस्टेंस दूर है ना, और ये किस रेट से आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो बड़े आराम से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर dx by dt कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि x जो है वो किस रेट से बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, जैसा कि सवाल में गिवन है। और साथ ही साथ एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर, है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूं इस मोमेंट पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, वो एग्जैक्टली 3x/4 पर है ना। तो यहां पर जो सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पर है उसकी स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे,
हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? इट हैज कम आउट टू बी 3x/4। अब यहां से अगर हम लोग d ऑफ r cum बाई डी टी कर दें तो वो कितना आ जाएगा? 3/4 ऑफ dx/dt, जो कि कितना आ जा रहा है? 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड, जैसा कि वैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था कि वो 1 से तो थोड़ी कम आनी चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट उसमें ऐड अप हुआ है। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ रही है? 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब इस सवाल के और भी पार्ट है, उनको भी अब हम लोग देखेंगे। चलिए, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूविंग पार्ट ओनली, है ना। मूविंग पार्ट का मोमेंटम कितना हो जाएगा? E विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। पूरे के पूरे मूविंग पार्ट की तो एक ही वेलोसिटी है, एंड इट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग एक चीज यहां पर लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू dp/dt। क्या बात समझ पा रहे हैं? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप कहेंगे कि भाई वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, तो dp/dt जीरो होना चाहिए। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर dp/dt का मतलब m dp/dt सिर्फ तब होता है जब मास कांस्टेंट होता है। आप देखिए यहाँ पर मास लगातार जो मूविंग पार्ट का है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dp/dt को m dv/dt प्लस v dm/dt। ये वेरिएबल मास सिस्टम हो गया। m इंटू dv/dt, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, v तो वही है, तो ये वाला टर्म हो गया जीरो। और बच क्या गया? v dm/dt। क्लियर है यहां तक? तो अब इस F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी में एक और चीज हमारे को पता है, वो है V। तो F बराबर बेसिकली क्या आ गया? dm बाय dt। अब हमारा टास्क है ये dm बाय dt निकालना। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि ये F बराबर जो dm बाई dt हमारे पास आया था, इसमें ये dm बाई dt आखिर कैसे निकालें। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि शुरुआत में जो ये कारपेट था वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू की जीरो में रखा के बीच में रखा हुआ था, और ये जो रेड वाला हिस्सा है इसको पकड़ के खींचा गया, पीछे खींचा गया, खींचा गया, खींचा गया, और फाइनली ये जो कारपेट है ये इस तरीके से मुड़ने लगा था। लेकिन मुड़ते 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 फिर से ये सीधा कब होगा? ये सीधा तब होगा जब ये रेड वाला जो टिप है ये कहाँ पहुंच जाए? x बराबर 2 पर। उस समय ये जो आखिरी हिस्सा था जो x बराबर 1 पर भी आराम कर रहा था, जो कारपेट का हिस्सा, अब वो भी फाइनली चलने लगेगा, है ना। तो आप ऐसे सोचिए कि मैं यहां पर यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। इतना मास जो है अब फाइनली मूविंग हो गया, वो हो गया डेल्टा m बराबर m, जो कि 1 kg है। यूनिट मास मैंने लिया है। हमारे को यही तो निकालना था कि dm बाई dt में dm क्या है? dm एक तरीके से चेंज इन मास है, जो अब मूविंग मास बनता जा रहा है। तो ओवरऑल आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मास को मूविंग मास बनने में कितना टाइम लग गया, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये रेड टिप को यहां से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 जाने में कितना टाइम लगा होगा? ये रेड वाला जो टिप है वो कितने स्पीड से जा रहा था? 1 मीटर पर सेकेंड से। और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 2 मीटर्स ट्रेवल करना पड़ा, राइट। तो उसको टाइम कितना लगा होगा? ऑब्वियस है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी थी? 2 मीटर। सब कुछ हम लोग यूनिट ले रहे हैं ऐसा यूनिट में। और स्पीड कितनी थी? 1। तो यहां से टाइम आ गया 2 सेकेंड। तो यहां पर डेल्टा एम बराबर 1 kg आ गया, और डेल्टा टी बराबर आ गया 2 सेकेंड। तो इससे हमारे को ये पता चल गया कि जो हमें F बराबर dm बाई dt निकालना था वो और किस तरीके से निकाला जा सकता है? यूजिंग डेल्टा m बाई डेल्टा टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास तो कांस्टेंट है। और वो कितना आ गया? 1/2। तो इसका मतलब फोर्स हमारे को दिख रहा है कि इस मूविंग पार्ट पर कितना लग रहा है? हाफ न्यूटन। और यहां पर इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो F आया वो F मिनिमम है। F मिनिमम इसे क्यों कहा गया? F मिनिमम इसे कहा गया क्योंकि यहां पर जस्ट हम लोग इस कारपेट को एक खास स्पीड से खींच रहे हैं। हम लोग यहाँ पर स्पीड में कोई भी चेंज नहीं ला रहे।
खींचने का तो एक और तरीका हो सकता था ना कि हम लोग इसे इस तरीके से खींचते कि ये जो मूविंग पार्ट है उसकी स्पीड बढ़ती भी जा सकती थी। तो ये जस्ट खींचने के लिए मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, अब हम लोग ऐसे पहलुओं पर जाएंगे जो आपके डाउट बन सकते हैं, है ना? तो इसीलिए आगे की वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मोमेंटम लिखा था m इंटू वी। मैंने मोमेंटम क्या नहीं लिखा था? मैंने नहीं लिखा था m इंटू वी सी एम। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैंने मोमेंटम को m इंटू वी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा कारपेट है, मूविंग कारपेट, उसकी वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी, है ना? बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि कारपेट के अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो इसीलिए हम लोग मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। ये करना बिल्कुल गलत है। ये तो हो गई एक बात। अगली बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप ये बड़े आराम से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मूविंग पार्ट नहीं था, मतलब जब ये कारपेट जस्ट वॉज गेटिंग रोल्ड, तो उस समय जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द मूविंग पार्ट है वो कहां पर था? x बराबर 0 पर, क्योंकि अभी तो कोई भी मास था ही नहीं जो मूव करना चालू किया था। तो अब जैसे जैसे मास बिल्डअप हो रहा था वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आना चालू हुआ और वो टुवर्ड्स राइट जाता रहा। अब आप ये देखिए कि t इक्वल टू 0 पर सेंटर ऑफ मास कहां पर था? x बराबर 0 पर। और t इक्वल टू 2 पर मूविंग पार्ट तो अब ये पूरा का पूरा कारपेट हो गया और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया? इस जगह पर, बिल्कुल सेंटर ऑफ द कारपेट पर। और ये लोकेशन कौन सी हो गई? x बराबर 3/4, सॉरी x बराबर 3/2 मीटर्स, राइट? ये देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और 1 और 2 के बीच में बिल्कुल ये सेंटर ऑफ मास की फाइनल लोकेशन आ गई। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास किस तरीके से आगे बढ़ा और कितना आगे बढ़ा। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास वाज इक्वल टू 3/2 मीटर। एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक? इट टूक 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या आ गई? 3/4 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, तो ये बस मैंने आपको वेरीफाई करवाया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि कुछ लोग क्या गलती कर बैठते हैं। वो ये गलती कर देते हैं कि मान लीजिए कि इसकी लेंथ जो है कारपेट की वो इनिशियली थी लेट अस से एल, और हमें पता है एल की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। तो वो ये कह देते हैं कि मान लीजिए कि इस पर फोर्स लग रहा है एफ, तो वर्क डन बाय फोर्स, है ना? फोर्स लग रहा है एफ और वर्क डन बाय बाय फोर्स वो कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम लोग। तो कितना डिस्प्लेस होगा जब ये पूरा का पूरा कारपेट फ्लैट हो चुका होगा वापस से? हमने अभी भी देखा था कि वो हो जाएगा कितने के बराबर? 2L के बराबर। आपको ये डायग्राम याद होगा, यहां पर मैंने दिखाया था कि ये किस तरीके से, हाँ ये वाला डायग्राम, किस तरीके से ये x बराबर 0 से चलेगा और x बराबर 1 पर नहीं बल्कि x बराबर 2 पर जब ये टिप पहुंचेगा तो ये पूरा का पूरा कारपेट जो है वो फ्लैट हो चुका होगा, है ना? तो F इंटू 2L, इसको वो किसके बराबर कर देते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर के बराबर कर देते हैं कुछ लोग। तो यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा? F विल बी इक्वल टू, अच्छा L तो 1 है, M भी 1 है और B भी 1 है, तो यहां से F कितना आ जा रहा है? 1/4 न्यूटन, जो कि गलत जवाब है। मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज रॉन्ग आंसर। कोई बता सकता है क्या कि इस मेथड में क्या दिक्कत है या क्या गलती है? आप सोचिए जरा कि हमारा जो वर्क डन वाले मेथड से जवाब आया कि हमने क्या किया? फोर्स को डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप, है ना, यही तो करते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कितना आगे बढ़ा, वही तो हम लोग किया करते हैं। तो 2L डिस्टेंस आगे बढ़ा तो हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया कि F इंटू 2L बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सही भी लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में पूरी की पूरी कारपेट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी, तो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या आप सोच सकते हैं आखिर यहाँ गलती कहां पर हुई है? चलिए मैं आपको बताता हूं। हुआ ये
कि जो हिस्सा कारपेट का भी रुका हुआ था वो एक झटके में क्या हो गया, मूव करने लगा। ऐसा कब होता है? एक बॉल होता है, वो दूसरे बॉल से मान लीजिए टकराता है और टकरा करके इसको चिपका करके अपने साथ आगे ले जाने लगता है। तो इस केस में क्या होता है जो हम लोग इस बार नहीं देख रहे हैं? इस कोलिजन को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और इस बार जो है हमने ऐसे कंटिन्यूअस इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स को इग्नोर करा, इसलिए हमारा जवाब जो है वो गलत आया। So we can easily see that the error in this argument is to ignore the continuous inelastic collisions which occur when the moving part of the carpet is actually jerking the next piece into motion. है ना? And we can see that half of the work goes into the kinetic energy of the carpet, but the other half is dissipated as heat. क्योंकि F जो है वो 1/4 नहीं बल्कि 1/2 आ रहा है, जो कि डबल है किसके? उस कंडीशन के व्हेन वी हैड अज्यूम्ड नो एनर्जी लॉस। सो आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा और जरूर पसंद किए होंगे आप सब। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, feel free to call me. I'll be ready to answer all your questions. Till then, bye bye. See you in the next video. Don't forget to subscribe our channel.